अब कोई बात करता हुआ ना दिखे, और दूसरी बात जिसको कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकता है। ये पेज खोल लो अपने पास, पेज नंबर 222 में, ये हेडिंग वाइज नहीं दिया हुआ। ये तुम लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ा था, कि डीएनए डुप्लीकेट किस तरह से होता है, क्योंकि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक मटेरियल इक्वल ट्रांसमिट होना है। अगर पेरेंट के सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल्स में या जो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसमें भी कितने होने चाहिए? 23 पेयर्स होने चाहिए। अगर एक भी, क्या आधा भी या एक हिस्सा भी क्रोमोसोम का आगे पीछे होगा तो कभी भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉर्मल नहीं कहलाएगा। ऐसा ही है ना, कभी भी नॉर्मल नहीं होगा। तो नॉर्मल होने के लिए डीएनए को डबल होना जरूरी। बेटा बात नहीं करना, ठीक है? अब अगली बार मैं बोलूंगा नहीं। डीएनए को डुप्लीकेट होना है, यानी रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। डीएनए डबल होगा, फिर वो जाके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा। ये कॉन्सेप्ट तो तुम लोग के पास पहले से है, ठीक है? अब जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है या डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, पेज नंबर 222 में इसके हवाले से लिखा हुआ है कि उसमें स्टेबिलिटी कैसे होती है। स्टेबिलिटी का मतलब जो पेरेंट डीएनए है, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऑलरेडी पहले से मौजूद है, उससे जो कॉपी बन रही है वो कितनी रिसेंबल करेगी। अगर स्टेबिलिटी होगी तभी ना रिसेंबल करेगी। अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो उसमें क्या आ सकते हैं? एरर आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? एरर आ सकते हैं। एरर ना हो उसके लिए कौन सा मैकेनिज्म है, और अगर एरर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, इस पैराग्राफ में, इस पेज में हमने इसको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है? तो डीएनए में आपके पास स्टेबिलिटी भी होती है और मे बी एरर की वजह से वेरिएबिलिटी भी आ सकती है। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? चेंज आ जाना। आ रही है बात समझ में? तो पहले, सबसे पहले वाले पैराग्राफ में आपके पास लिखा हुआ है कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन और स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। उसके बाद लिखा हुआ है कि इसकी एक्यूरेसी जो है जो प्रोवाइड करता है, वो कौन प्रोवाइड करता है? आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है बिटवीन नाइट्रोजनस बेसेस, वो होल्ड करके रखता है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को भी और ओरिजिनल पेयर को भी। दोनों पेयर को, जो दो डीएनए के अपराइट्स हैं, दोनों को होल्ड करके रख रहा है कौन? हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ओल्ड एंड न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए रेप्लिकेशन जबकि परफेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि एट अ टाइम इतनी स्पीड में इसकी रेप्लिकेशन होती है, 50 to 500 न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं पर सेकंड। एक सेकंड में 50 to 500 न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये बहुत ज्यादा स्पीड अप है। अब ये इतनी ज्यादा स्पीड है तो यकीनन इसमें एरर के चांसेस हैं। एरर होगा तो क्या मतलब है? इसमें क्या मौजूद है बेटा? वेरिएबिलिटी मौजूद है। उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर कोई आपके पास मौजूद, अब डीएनए की, आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप होती है। जो रेप्लिकेशन वाला है, जो आपके लेंथ को बढ़ाता है डीएनए के, वो कौन होता है? डीएनए पॉलीमरेज 3। ऐसे ही है ना? तो डीएनए पॉलीमरेज से मिस्टेक्स होती हैं। डीएनए पॉलीमरेज से मिस्टेक्स होती हैं। ओके, लिखा हुआ है डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, जो कि लेंथ को इंक्रीज करवाता है, एलोंगेशन करवाता है। ओकेजनली इनकॉर्पोरेट इनकरेक्टली मैच बेस पेयर। वो कभी कभी क्या करता है? बेस पेयर को इनकरेक्टली मैच कर देता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, न्यू जो बन रहा है, वो क्या करता है? उसमें डीएनए पॉलीमरेज बाय मिस्टेक गलत पेयर लगा देता है। और ऐसा कब होता है? 1 मिस्टेक फॉर एवरी 10,000 बेस पेयर। 10,000 बेस पेयर बनते हैं, वहां पे कहीं पे एक पे क्या हो सकता है? मिस्टेक हो सकता है। अगर वो मिस्टेक करेक्ट नहीं हुआ तो वो क्या कॉज करवा देगा? और अगर एक भी मिस्टेक नहीं किया तो वो क्या है? स्टेबिलिटी है। समझ में आ रही है बात? ये पैराग्राफ में ये बात। अगली बात में लिखा हुआ है कि मैमेलियन सेल में जो कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड होता है उसमें एक मिस्टेक मौजूद होता है एवरी बिलियन बेस पेयर। हर बिलियन बेस पेयर पे क्या मौजूद होता है? एक मिस्टेक। ये बहुत ही कम है, एरर के मतलब बहुत ही कम है कि हर बिलियन बेस पेयर पे सिर्फ और सिर्फ एक मिस्टेक मौजूद है। कहां पे? मैमेलियन सेल्स में। उसके बाद देखा, फॉर दिस रेयर इनएक्यूरेसी द डीएनए रेप्लिकेशन हैज अ प्रूफ रीडिंग सिस्टम। सबको पता है प्रूफ रीडिंग क्या होता है, हमने इससे पहले पढ़ा है कि कहीं पे भी मिस्टेक होगा उसको करेक्ट करने के लिए कौन आएगा? कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 करवाता है। क्या करवाता है बेटा? प्रूफ रीडिंग। और प्रूफ रीडिंग में क्या हो रहा है? वो जो एक मिस्टेक हुई है, एक बेस पेयर की मिस्टेक हुई है एवरी बिलियन बेस पेयर पे, उसको करेक्ट करने कौन आ जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज। ये लिखा हुआ डीएनए पॉलीमरेज 2। अब आगे लिखा हुआ है कि दी वन वे डायरेक्शनैलिटी ऑफ डीएनए ईच डॉटर स्ट्रैंड एंड इट्स स्ट्रक्चर अलाउ द पॉलीमरेज 2 एंजाइम टू रिकॉग्नाइज द पेरेंटल स्ट्रैंड। जो वन वे डायरेक्शनैलिटी है, यानी तुम लोगों को पता है ना, जो आपके पास फॉर्क बनता है डीएनए का सेपरेशन के बाद, वो वन डायरेक्शन होता है ना। प्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ, है तो एक ही तरफ ना, ऐसा तो नहीं घूम के चला गया।
एक ही तरफ है। तो डीएनए पॉलीमरेज जब रीड करता है तो देखता है कि जो पेरेंट है और जो बना है न्यू डॉटर स्ट्रैंड, दोनों में जो बेस पेयर है वो सेम है कि नहीं है। इस डायरेक्शनैलिटी की वजह से डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या कर पाता है बेटा, प्रूफ रीडिंग कर पाता है। आ रही है बात समझ में? और फिर कोई भी मिसमैच होता है उसको फौरन से डॉटर स्ट्रैंड में क्या कर देता है, उसको करेक्ट कर देता है डीएनए पॉलीमरेज 2। क्लियर है? उसके बाद लिखा हुआ है ड्यूरिंग प्रोफेस ईच क्रोमोसोम कंटेन 2 क्रोमेटिड। ये तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, तुम लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। जब प्रोफेस होता है बेटा, प्रोफेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। हर क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं? 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। हर क्रोमेटिड के अंदर डबल हेलिक्स मौजूद होता है डीएनए का। डीएनए का क्या मौजूद होता है? डबल हेलिक्स, विच इज कंसिस्ट ऑफ, अब जो डबल हेलिक्स है डीएनए का उसमें एक और, क्योंकि डीएनए कैसे बना होगा? रेप्लिकेशन के जरिए बना होगा। रेप्लिकेशन में क्या होगा? एक पेरेंट और दूसरा डॉटर, एक पेरेंटल स्ट्रैंड दूसरा डॉटर स्ट्रैंड। वही लिखा हुआ है कि वो एक ओरिजिनल होता है और एक न्यू स्ट्रैंड यानी डॉटर स्ट्रैंड बनता है। ये न्यू स्ट्रैंड जो होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंटल स्ट्रैंड के। अगर कोई भी मिस्टेक नहीं हुई, देखो थर्ड लास्ट लाइन में, तीसरे पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, अगर कोई भी मिस्टेक नहीं हुई ना पूरे प्रोसेस में, तो कॉन्स्टेंसी जो है या स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। अगर कहीं मिस्टेक हुई, अगर उसको डीएनए पॉलीमरेज ने ठीक कर दिया, तो जो कॉपी का मैकेनिज्म है वो कितना परसेंट एक्यूरेट होगा? 100% एक्यूरेट होगा। और अगर 100% एक्यूरेट नहीं हुआ तो डीएनए जो पेरेंटल है और जो डॉटर है उसमें चेंज आएगा। उस चेंज को मैं क्या बोलूंगा? वेरिएबिलिटी। और अगर नहीं हुआ, अगर मिस्टेक आने के बाद करेक्ट कर दिया डीएनए पॉलीमरेज 2 ने, तो वो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी। इस तरह से मेंटेन रहता है डीएनए में स्टेबिलिटी, और इस तरह से होती है वेरिएबिलिटी। तो यहां तक क्लियर है सबको? लास्ट वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, देखो लिखा हुआ है जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैन आल्सो अकर ड्यू टू चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। जो डीएनए का सीक्वेंस है अगर उसमें चेंज आ जाए, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स जो हैं एक्चुअली में वो आगे पीछे हो जाएं, इसको हम क्या कहेंगे? म्यूटेशन। डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। अब म्यूटेशन पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। डीएनए में चेंज हो जाना तो हम तो समझ रहे हैं कि ये नुकसान है ना, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव म्यूटेशन भी होती है और नेगेटिव म्यूटेशन भी होती है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। पहले म्यूटेशन की डेफिनेशन देख लो, जहाँ पे ब्लैक बोर्ड से लिखा हुआ अ म्यूटेशन इज अ परमानेंट अल्टरेशन टू अ डीएनए सीक्वेंस। परमानेंट अल्टरेशन हो जाए डीएनए के सीक्वेंस में, अगर परमानेंट चेंज आ जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? म्यूटेशन कहते हैं। लिखा हुआ डिनोवो चेंज अकर वेयर देयर इज एन एरर अकर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। अगर रेप्लिकेशन में एरर हो रही है डीएनए के डुप्लीकेशन में तो ये डिनोवो चेंज है ना, डिनोवो का मतलब होता है खुद ब खुद हो गया। डिनोवो का मतलब क्या होता है? खुद ब खुद चेंज हो गया। दैट इज नॉट करेक्टेड बाय डीएनए रिपेयर एंजाइम। अगर वो रिपेयर डीएनए एंजाइम ने उसको रिपेयर नहीं किया तो वो जो एरर है वो कंटिन्यू रहेगा आगे। और डीएनए रिपेयर एंजाइम कौन सा होता है? डीएनए पॉलीमरेज 2, जो क्या करवाता है? प्रूफ रीडिंग। अब लिखा हुआ है कि व्हेन दिस एरर इज कॉपीड बाय डीएनए रेप्लिकेशन टू अ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए के सीक्वेंस में अगर परमानेंट चेंज आ जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। डिनोवो चेंज होता है ना, खुद ब खुद डीएनए में चेंजिंग हो गई ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, जो हो रही होती है, जो हमने पढ़ा ना ये वाले पैराग्राफ में कि पर 10,000 बेस पेयर में कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हो जाती है। अब लिखा हुआ है कि अगर वो ट्रांसफर हो जाए नेक्स्ट जनरेशन में तो वो डीएनए जो चेंज हुआ है सीक्वेंस वो तो परमानेंट हो जाएगा, वो कंटिन्यू रहेगा आगे। हो गया आ गया। आ रही है बात समझ में? अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है, अगले पेज में आओ, और क्या कॉज है? और क्या कॉज होता है आपके पास म्यूटेशन की? देखो उस पेज में लास्ट में तुम्हारे पास लिखा हुआ था कि जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन हो रही है बेटा, वो रेप्लिकेशन जो सबसे एंड में होगी, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन साइट। गुड। तो ओरिजिन साइट के बाद जहां पे टर्मिनेशन होगी ना रेप्लिकेशन की, उस टर्मिनेशन में अगर जितना लंबी पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी, जितना बड़ा डीएनए बनेगा, उतना ज़्यादा चांसेस होगा किस चीज़ का? एरर का। जो डीएनए सबसे एंड में रेप्लिकेट होगा उसमें एरर के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। पेज नंबर, इससे पहले वाले पेज नंबर 222 में सबसे एंड में ये वाली बात लिखी हुई है। वो डीएनए जो कि सबसे लास्ट में होगा वो ज्यादा प्रोन होगा किस चीज के? म्यूटेशन। क्लियर है? आगे आ जाओ ये वाले पेज में। अब लिखा हुआ है कि एक और कॉज क्या है बेटा रेप्लिकेशन में मिस्टेक के, वो है टॉटोमेरिक फॉर्म्स। क्या है? टॉटोमेरिक फॉर्म्स।
एक तो डिनोवो अल्ट्रेशन हो रही है जिसे हम म्यूटेशन कह रहे हैं, वो तो समझ में आ गया ना तुम लोग को, म्यूटेशन परमानेंट अल्ट्रेशन हो रही है डिनोवो खुद ब खुद। और म्यूटेशन के और भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं, केमिकल्स होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एंड में। अभी एक तुम लोग को पता चल गया कि एक म्यूटेशन है, दूसरा अगर लॉन्ग डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है तो टाइमिंग की वजह से, कि टाइमिंग जितना देर हो रहा है रेप्लिकेशन में, जो डीएनए सबसे एंड में आ रहा है उसमें भी एरर हो रहा है। और तीसरा क्या है, टॉटोमेरिक फॉर्म, इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, तो वो आइसोमर्स कहलाते हैं। इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, जाहिर है जब फॉर्मूला ही सेम है, एक बॉन्ड इधर से उधर हुआ है तो एक दूसरे के शेप में आ सकते हैं ना, जैसे कीटो और एनॉल। कीटो और एनॉल तुम लोग केमिस्ट्री में ज्यादा अच्छा पढ़ोगे, ये दोनों आपस में टॉटोमर आइसोमर्स हैं। और ये टॉटोमर्स क्या होते हैं, देखो लिखा इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। अब ये डीएनए में है, नाइट्रोजनस बेसिस में है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, टॉटोमेरिक फॉर्म्स। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ने बताया था कि जब रेप्लिकेशन एरर हो रही है तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड और डबल बॉन्ड, वो एक जगह, एक जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है एक एटम से, वो शिफ्ट होकर किसी दूसरे एटम में चला जाए और हाइड्रोजन बॉन्ड चेंज हो जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, टॉटोमेरिक फॉर्म्स। यानी नाइट्रोजन बेस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप, H ग्रुप हाइड्रोजन, और द शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाए या हाइड्रोजन ग्रुप शिफ्ट कर जाए तो नाइट्रोजनस बेसिस इंटर कन्वर्टेबल आइसोमर्स बन जाते हैं, और वो इंटर कन्वर्टेबल आइसोमर्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इज कॉल्ड टॉटोमेरिक फॉर्म। इस टॉटोमेरिक फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, शिफ्ट है। तो प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स दोनों के जो हैं आपके पास क्या होते हैं, टॉटोमेरिक आइसोमर्स होते हैं, टॉटोमेरिक फॉर्म्स होते हैं, जो कि किस चीज की वजह होते हैं, एक म्यूटेशन की। आई बात समझ में? अब तुम लोग पेज नंबर 223 में देखो, तुम्हारे पास फिगर्स बने हुए हैं, कॉमन और रेयर। कॉमन में तुम्हारे पास मेंशन है कि कीटो फॉर्म है, अमाइनो फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, अमाइनो फॉर्म है। कीटो फॉर्म जो है उसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्ड में चेंजिंग हो रही है, हाइड्रोजन शिफ्ट कर जा रहा है, जिसकी वजह से वो किस फॉर्म में चला जा रहा है, इनॉल फॉर्म में। और जब वो इनॉल फॉर्म में चला गया तो वो नॉर्मल नहीं रहा, वो क्या हो गया, म्यूटेटेड। क्या बन गया, वो म्यूटेटेड हो गया। टॉटोमेरिक की वजह से म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन का मतलब वेरिएबिलिटी आ गई। क्या आ गई, वेरिएबिलिटी। क्लियर है? क्या नहीं समझ में आया? क्या, कौन सी बात? टॉटोमेरिक फॉर्म। अच्छा देखो लिखा हुआ है, जो हमने पहले पढ़ लिया ना, अभी हम पढ़ रहे हैं वेरिएबिलिटी के कॉजेस क्या है। तो वेरिएबिलिटी में सबसे पहले हमने पढ़ा कि रेप्लिकेशन में चेंजिंग आपके पास जो हो रही है, परमानेंट अल्टरेशन हो जा रही है डीएनए सीक्वेंस की, उसको हम क्या कह रहे थे, म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से वेरिएबिलिटी आ रही है। टाइमिंग की वजह से वेरिएबिलिटी आ रही है कि डीएनए का जितना लेंथी स्ट्रैंड होगा, जो एंड में डीएनए रह जाएगा उसमें म्यूटेशन के चांसेस होंगे। तीसरा हमने क्या पढ़ा बेटा, टोटोमेरिक फॉर्म्स। टोटोमेरिक फॉर्म्स क्या है, इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चरल आइसोमर। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसको आइसोमर्स कहते हैं। अब आइसोमर्स होते हैं ये हैं, सही कह रहा हूँ उल्टा कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, मुझे कंफ्यूज मत करो, ठीक है। आइसोमर्स की डेफिनेशन यही होती है। खैर, तो आइसोमर्स जो है बेटा, वो अगर इंटर कन्वर्टेबल है, इंटर कन्वर्टेबल का मतलब ये हुआ कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर से उधर शिफ्ट हो जाए, या डबल बॉन्ड बन जाए, या ब्रेक हो जाए, या कहीं मूव कर जाए, उसकी वजह से एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये कीटो फॉर्म है और ये कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म। तो ये दोनों सेम तो नहीं है ना, इनके केमिकल स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। इनकी जो फिर आगे चल के इनसे जो प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, ट्रांसलेशन जो होनी है, वो भी डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से चेंजिंग आएगी। इस चेंजिंग को हम म्यूटेशन कहेंगे, और ये म्यूटेशन किसकी वजह से हो रही है, टोटोमेरिक फॉर्म्स की वजह से। तो ये जो टोटोमेरिक नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इसी को हम टोटोमेरिक फॉर्म या फिर इसी को क्या कहते हैं बेटा, हम शिफ्ट कहते हैं। और सब में होता है, प्यूरिन में भी और पायरिमिडीन। वॉटसन एंड क्रिक ने बताई थी इस बात को, और बस यही चीजें मौजूद है। क्लियर है? तो ये मिसमैचिंग हो जाएगी ना इसकी वजह से। आगे चलें। और ये देखो क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास, स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग अरेंजमेंट। स्टैंडर्ड बेस पेयर्स पूरी दुनिया को पता है। एडेनिन किससे बाइंड करता है बेटा, थाइमीन से। और साइटोसिन किससे बाइंड करता है, ग्वानिन से। एडेनिन और थाइमीन जो है, दोनों कितना बॉन्ड बनाते हैं आपस में, डबल बॉन्ड। और साइटोसिन और ग्वानिन क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ग्वानिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर, और एडेनिन भी क्या है,
डबल रिंग स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? तो ये स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग है, दैट इज द रूल। जब तो अगर आपको पेरेंट का स्ट्रैंड पता है तो आप तो कॉम्प्लीमेंट्री खुद बना लोगे। अगर थाइमीन है तो एडेनिन होगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन होगा। तो ये याद रखना कि थाइमीन हमेशा किससे पेयर करेगा और साइटोसिन हमेशा किससे पेयर करेगा, ग्वानिन से। क्लियर है? और ये देखो थाइमीन यहाँ पे ग्वानिन से कर रहा है, ये एनाबिलस बेस पेयरिंग अरेंजमेंट है। ये एनाबिलस बेस पेयरिंग अरेंजमेंट क्यों हो रही है? टॉटोमर्स की वजह से। किसकी वजह से? टॉटोमर्स की फॉर्मेशन की वजह से। ऐसे ही साइटोसिन यहाँ पे एडेनिन से बाइंड किया हुआ है, दैट इज नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन डीएनए, दैट इज नॉट स्टैंडर्ड। क्लियर है? उसके बाद है जीन एक्सप्रेशन। पेज नंबर 224 में खोलो। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है बेटा? वो प्रोसेस जिसमें जो इन्फॉर्मेशन हमारे जीन में मौजूद है, अगर उससे कोई फंक्शनल प्रोडक्ट बन जाए जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको रिक्वायर्ड हो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, इसी को हम क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन। जीन में जो चीज़ कोड है अगर वो एक्सप्रेस होकर नजर आ जाए, बन जाए, या वो कैरेक्टर प्रोवाइड कर दे, तो इसी को हम क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो क्या लिखा हुआ है? वो प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन जो मौजूद है जीन में, उसके जरिए कोई फंक्शनल प्रोडक्ट बन जाए, जो कि कौन यूज करे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस चीज के लिए? अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। इसी को हम क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर है? अब देखो लिखा हुआ है सेंट्रल डोगमा ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सेंट्रल डोगमा क्या है? इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इंग्लिश में जो सेंट्रल डोगमा है उसका मतलब है बेसिक प्रिंसिपल, लेकिन बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका मतलब है, सेंट्रल डोगमा का मतलब है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस तरह से डीएनए के जरिए कहाँ जाती है? आरएनए में। क्या बनाने के लिए? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए, या पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन बनाने के लिए, जो कि कैसे काम करे? एंजाइम में। ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो फ्लो करती है फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन इन 2 स्टेप्स। यानी जो आपके पास जीन एक्सप्रेशन है या प्रोटीन सिंथेसिस है या सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर, इसको सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं। इसके 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा क्या होता है? ट्रांसलेशन। आई बात समझ में? खैर, तो सेंट्रल डोगमा का मतलब क्या है कि किस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ से जाता है? डीएनए से आरएनए, और उसकी मदद से वो क्या बना ले? पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बना ले। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसकी हेडिंग यही है, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्लियर है बेटा? और सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कितने स्टेप्स होते हैं? 2। कौन कौन से? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। क्लियर है? जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ही चीज़ है। ठीक है? अब इसके कितने स्टेप्स हैं देख लो। एक होता है आपके पास ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा क्या होता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है आपके डीएनए में, वो कॉपी हो जाती है किसमें? मैसेंजर आरएनए के। कॉम्प्लीमेंट्री होगी ना उसकी, वैसी वैसी नहीं होगी, कॉम्प्लीमेंट्री होगी। एडेनिन है तो थाइमीन, यूरासिल, सही है, साइटोसिन है तो ग्वानिन। इस तरह से आपके पास कॉपी होगी मैसेंजर आरएनए में। फिर ये मैसेंजर आरएनए जो इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा न्यूक्लियस से बाहर राइबोसोम्स में। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। सिंपल, अगर मैं तुमसे पूछूं ट्रांसक्रिप्शन क्या है तो बताओगे डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। बट इज ट्रांसक्रिप्शन फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। मैसेंजर आरएनए का बनना डीएनए से क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो डीएनए में क्या मौजूद होता है हमारा? जेनेटिक कोड, इंफॉर्मेशन मौजूद है ना हमारी। क्या मौजूद है? जेनेटिक कोड, इंफॉर्मेशन मौजूद है हमारे डीएनए में, और फिर डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है हमारे पास। सही है? इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर वो आपके पास न्यूक्लियस से निकल के बाहर आता है, ये फिगर जो बनी हुई है, और फिर वो जाके आगे क्या होता है वो भी मैं तुम लोगों को बताता हूँ। हमारे पास आरएनए जितने भी हैं, 3 किस्म के आरएनए होते हैं, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। ये तीनों आरएनए जो हैं वो किससे ट्रांसक्राइब्ड होते हैं? डीएनए से। आरएनए किससे बनेगा? डीएनए से बनता है। ठीक है? अब ये रहा जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन या हाउ अ प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, और दिस इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन अ सिंगल फिगर। ये न्यूक्लियस है, ये पूरा सेल है, ऐसे ही है। सेल के अंदर जो लिक्विड है वो क्या है बेटा? और सेंटर में सबसे बड़ा ऑर्गेनल जो है वो क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डबल स्टैंडर्ड क्या है? डीएनए से क्या बना? मैसेंजर आरएनए बन रहा है ना, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है। ये क्या कहलाता है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो गया ये? फिर मैसेंजर आरएनए डीएनए का इंफॉर्मेशन जो है लेकर आएगा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, और फिर वहाँ पर आके राइबोसोम्स की मदद से अमाइनो एसिड की चेन को अरेंज करेगा,
और जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया उस इन्फॉर्मेशन की मदद से क्या बन जाएगा बेटा, प्रोटीन बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो जीन एक्सप्रेशन के दो स्टेप्स कौन कौन से हो गए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना है ट्रांसलेशन। लिख लो, फिर अभी पूछूंगा तो फिर गूंगे हो जाओगे। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या है, ट्रांसलेशन। नजर कुछ समझ में आ रहा है, अभी पूछूंगा मैं, ठीक है। देखो ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, तो समझ में आ गया ना तुम लोगों को, क्लियर है। उसके बाद है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन की जो डेफिनेशन है वैसे ही ट्रांसलेशन की डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ा, लिखा हुआ है वो प्रोसेस जिसमें जो इंफॉर्मेशन आ रही है मैसेंजर आरएनए से, उसके करेक्ट सीक्वेंस अमाइनो एसिड की बना के एक प्रोटीन का बना लेना, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए की मदद से, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन करके दिया हुआ है, सिंपल। मैसेंजर आरएनए से डीएनए बन जाना क्या कहलाता है, सॉरी, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन जाना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। सबको समझ में आ गया। जेनेटिक कोडिंग यही है ना इस पेज में, ठीक है। इसके बाद हाँ 224 पढ़ लिया हमने। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टॉपिक क्या है, जीन और जेनेटिक कोड। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन मुश्किल हैं, समझना है तो समझोगे तो आसान हो जाएंगी चीज़ें, नहीं समझोगे तो फिर कभी समझ में नहीं आने वाली हैं। इसको समझने की कोशिश करो। इससे पहले वाले टॉपिक्स अगर तुम लोगों को बेसिक्स क्लियर हैं तो ये चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। सिंपल सी बात है कि आपके पास सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या है, जीन्स। ये सीक्वेंस याद रखो। अब जीन क्या है और जेनेटिक कोड क्या है ये हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, ये इतने सारे साइंटिस्ट हैं, आर्चिबाल्ड गैरेट, विलियम बैटसन, जॉर्ज बीडल, एडवर्ड टैटम, इन सब ने अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क से ये बात बताई थी। बेटा हु एवर इज टॉकिंग प्लीज डोंट डू दिस। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसके अंदर क्या मौजूद होती है, इंफॉर्मेशन, क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ जीन। कि जीन जो है वो डीएनए का सेगमेंट है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है, और उस इंफॉर्मेशन की मदद से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। कौन से प्रोसेस के जरिए, जीन एक्सप्रेशन के जरिए। हाँ सही है। उसके बाद लिखा हुआ इन अदर वर्ड, जीन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। फंक्शनल यूनिट कौन हुआ, जीन, जो आपके पास क्या करवा रहा है, जेनेटिक मटेरियल को शिफ्ट करवाया प्लस उसको एक्सप्रेस करवा रहा है। पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं और फिर एक्सप्रेस हो रहे हैं, वो किसके जरिए ट्रांसफर हो रहे हैं बेटा, जीन के जरिए। हेरिडिटी का मतलब होता है वो कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जो उसके पेरेंट्स से रिसेंबल करें, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। आ रही है बात समझ में, वो कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में जो उसके वालिदैन से रिसेंबल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। तो फंक्शनल यूनिट कौन हुआ हेरिडिटी मटेरियल का, जीन। क्योंकि जो कैरेक्टर आया, मिसाल के तौर पे अब्बा जो हैं वो बहुत गुस्से वाले थे, तो बच्चा तो हाजी नहीं होने वाला ना, बच्चा और गुस्से वाला हो गया। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि जीन था जो कि फंक्शनल यूनिट हुआ और वो जाके एक्सप्रेस हुआ आगे नेक्स्ट जनरेशंस में। लिखा हुआ इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट डिफरेंट जीन हैव डिफरेंट बेस सीक्वेंस। ये बात भी पता चली है कि हर डिफरेंट हमारे पास जीन में डिफरेंट बेस सीक्वेंस होंगे ना, कहीं पे एडेनिन, कहीं पे थाइमिन, कहीं पे साइटोसिन, कहीं पे ग्वानिन, दैट इज द बेस सीक्वेंस। एंड डिफरेंट प्रोटीन हैव डिफरेंट अमाइनो एसिड। सबको पता है प्रोटीन किस चीज से बना हुआ होता है, अमाइनो एसिड से। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलेंगे तो डिफरेंट प्रोटीन बनेगा। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर के बाद अगर कोई चीज है वो प्रोटीन है। तो इतना प्रोटीन आया कहाँ से, एक्सप्रेस होता है, बनता है हमारे पास वो उसके इन्फॉर्मेशन का है हमारे डीएनए में। और प्रोटीन बनता किससे, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स कहाँ से आता है हमारे पास, बनता है ना, बन ही तो रहा है ये अमाइनो एसिड तो बन रहा है। कुछ हम कंज्यूम करते हैं, कुछ हमारे पास बन रहा होता है। अभी उसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा तुम लोगों को। Therefore the sequence of nitrogenous bases and gene work as the code। तो नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस है जीन में, व्हाट इज जीन उमैमा, ये देखो ये रहा लिखा हुआ है, वेरी गुड शाबाश, सेगमेंट ऑफ। तो डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड में क्या है, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, और सबसे इंपॉर्टेंटली नाइट्रोजनस बेसिस। वही तो मैं बोल रहा हूं, अगर बेस अगर सही से पढ़ा हुआ है
तो ये समझ में आएगा, वरना ऐसे ही बैठे रहो जैसे तुम लोग बैठे हो, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं उसका सीक्वेंस जो होता है वही कैसे वर्क कर रहा होता है, जीन के तौर पे ना, और वही क्या है उसका कोड है, और वो कोड जो है वो क्या करवाएगा बेटा, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बनाएगा, फॉर्मेशन बनाएगा, कहाँ पे, प्रोटीन में। अब बात ये है, सवाल ये है कि ये बेस जो है वो कोड के तौर पे कैसे काम करते हैं, यही सवाल है कि वो जो बेस बन रहे हैं हमारे पास डीएनए में वो कोड के तौर पे कैसे काम कर रहे होते हैं। सर मैं बुला लूंगा आपको, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो व्हाट इज जीन? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि क्या करवाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। प्रोटीन किस चीज से बना हुआ होता है, अमाइनो एसिड से। जीन किस चीज से बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेसिस जीन डीएनए से बना हुआ है, सही है। तो आपके पास जो जीन है वो नाइट्रोजनस बेसिस है, हर जीन के पास नाइट्रोजनस बेसिस का डिफरेंट सीक्वेंस होता है, डिफरेंट सीक्वेंस होता है। ऐसे ही अमाइनो एसिड के डिफरेंट सीक्वेंस मिलके डिफरेंट प्रोटीन बनाता है, क्लियर है। अब देखो जेनेटिक कोड क्या है, और पर हम यही पूछ रहे थे कि भाई ये जेनेटिक कोड का मतलब क्या है। अब जेनेटिक कोड क्या है, देखो लिखा हुआ है, द जेनेटिक कोड is the set of rules used to store the genetic information within the DNA for a particular protein synthesis। जेनेटिक कोड की डेफिनेशन है कि जेनेटिक कोड रूल्स है, सेट है रूल्स का, कवायद ज़वाबित है जो कि कहाँ पे स्टोर होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, किसके अंदर, डीएनए के अंदर, ताकि वो क्या बना सकें, प्रोटीन बना सकें। दैट इज जेनेटिक कोड। वी नो दैट वी वांट टू सेंड, ये तो फिर वो कहानी लिखी हुई है कि तुम लोग को पता है एक सुपर कार्ड आता है, सुपर कार्ड जो है ना, जैसे आप बैलेंस डलवाते हो या पैकेज कर रहे होते हैं, पहले चलता है सुपर कार्ड, तो सब कर लेते हैं। सुपर कार्ड आता है, आप उसको स्क्रैच करोगे, वो कोड लिख के सेंड करोगे, तो फिर आपके पास पैकेज हो जाएगा, है कि नहीं? सब पता है, तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है। तो जिस तरह से आप वो कोड भेजोगे तो आपका सुपर कार्ड में पैकेज होता है, बिल्कुल वैसे ही आपके पास डीएनए में आपका जेनेटिक कोड मौजूद होता है। जब वो जेनेटिक कोड एक्सप्रेस होगा तो आपके पास डिफरेंट किस्म की प्रोटीन बनेगी। लिखा हुआ है ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और वो स्टोर कहाँ पे, वो इंफॉर्मेशन डीएनए में, और किस फॉर्म में बेटा, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस के। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, कंसीडर करो। और तुम लोग को पता है कि यहाँ पे नाइट्रोजनस ये अपना पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, और यहाँ पे क्या मौजूद होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस का डिफरेंट सीक्वेंस होगा, जो कि जैसे कि ये थाइमीन है, फिर एडेनिन है, फिर साइटोसिन और फिर ग्वानिन। तो ये जो डिफरेंट सेगमेंट बन रहा है ना बेटा, ये सेगमेंट कैसे काम करेगा, जेनेटिक कोड की फॉर्म, क्या करेगा, जेनेटिक कोड, और फिर ये एक्सप्रेस करेगा, और एक्सप्रेस करके किस चीज में हेल्प करेगा, अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में, फिर अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन बना के क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। सो दिस इज हाउ अ डीएनए एक्सप्रेसेस। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है ना हमारे पास नाइट्रोजनस बेस का, यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन के तौर पे काम करता है, जेनेटिक कोड के तौर पे काम करता है। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस जो है, या ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है बेटा, इसके पास तीन इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। तीन इंफॉर्मेशन यानी तीन मालूमात मौजूद है, किसके पास, जेनेटिक कोड्स के पास। जेनेटिक कोड कहां पर है महम, जीन्स में, डीएनए बोल लो, डीएनए में है ना, जो जीन है वही जेनेटिक कोड है। ये जेनेटिक कोड जो है इसके पास कितनी मालूमात है बेटा, तीन। वो तीन मालूमात क्या क्या है, पहला, अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन। प्रोटीन किस चीज से बना हुआ होता है, तो कौन कौन से अमाइनो एसिड चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन कौन रखेगा, जेनेटिक कोड। दूसरी बात, द सीक्वेंस ऑफ दिस अमाइनो एसिड, क्या सीक्वेंस बनेगी अमाइनो एसिड की, कौन सा अमाइनो एसिड पहले आएगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये इंफॉर्मेशन भी कौन देगा। तीसरा, द लेंथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पॉलीपेप्टाइड चेन जो बन रहा है, यानी जो प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन इज अ प्रोटीन, अब प्रोटीन की लेंथ कितनी होगी, ये भी इंफॉर्मेशन कहां पर मौजूद है आपके पास, जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड कहां पर है, जीन्स में, क्लियर है, समझ में आया तुम लोग को थोड़ा बहुत। तो ये तीन इंफॉर्मेशन रखता है, ये तुम लोग के पास बॉटनी में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, व्हाट आर द इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन जेनेटिक कोड। तो ये तीनों लिख देना, एक अमाइनो एसिड जो चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, दूसरा कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या हो गया, और तीसरा पॉलीपेप्टाइड का लेंथ। क्लियर है,
तो ऐसे वर्ड से याद रखो, अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड लेंथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड। क्लियर है? उसके बाद लिखा हुआ है दिस इंफॉर्मेशन ऑफ जीन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड ट्रांसक्राइब इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, दे वर्क फॉर अमाइनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जब ये इंफॉर्मेशन जो जीन में मौजूद है जेनेटिक कोड की फॉर्म में ट्रांसक्राइब होती है मैसेंजर आरएनए में, वो वर्क करता है किसके लिए? अमाइनो एसिड के लिए। वो अमाइनो एसिड्स की मदद से फिर यानी ट्रांसलेशन हो गई ना, जब प्रोटीन बन गया तो क्या हो गया आपके पास? ट्रांसलेशन। अब लिखा हुआ है कि डीएनए और आरएनए जो है वो बना हुआ है कितने? 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में क्या होता है? एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानिन। और आपके पास आरएनए में क्या होता है? एडेनिन, थाइमीन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल। डीएनए में थाइमीन, आरएनए में यूरेसिल, बाकी साइटोसिन और ग्वानिन वैसे ही रहते हैं। आ रही है बात समझ में? दोनों में 4 किस्म के डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। लिखा हुआ है अब जब 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, एक मिसाल के तौर पे डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 4। डीएनए की मदद से ही हमारे पास क्या बनना है? और फिर प्रोटीन। कि हमारे पास मिसाल के तौर पे डीएनए में अगर 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड हैं, न्यूक्लियोटाइड जो एक दूसरे से डिफरेंशिएट किस चीज के बेस पे करता है? 4 न्यूक्लियोटाइड है ना, तो 4 किस बेस पे वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं? नाइट्रोजनस बेस के उस पे ना, फॉर्म पे, कि एक के पास एडेनिन है, एक के पास थाइमीन, एक के पास साइटोसिन और एक के पास ग्वानिन है डीएनए में। अगर 4 न्यूक्लियोटाइड हैं तो हमारे पास तो 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये 20 किस्म के अमाइनो एसिड 4 न्यूक्लियोटाइड से नहीं बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जेनेटिक कोड एक न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल नहीं होता। समझे मेरी बात? दोबारा सुन लो, अगर एक न्यूक्लियोटाइड पे अगर एक अमाइनो एसिड बन रहा होता तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये वाले पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है। अगर 2 पर भी मुश्तमिल होता तब भी कितने बनते हैं? 4 के बेस पे 8 या 16 बनते हैं आपके पास, 20 नहीं बनते हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने ये बात बताया, और ये मैंने तुम लोगों को बता दिया, देखो ये लिखा हुआ, अगर 2 बेसिस का भी बना हुआ होता ना कोड, तब भी हमारे पास कितने बनते हैं? 16 बनते हैं। अगर 2 बेसिस पर भी मुश्तमिल होता तो कैसे वो 2 के ऊपर पावर 4 लग जाएगा? सिंपल मैथमेटिक्स है। नहीं समझ में आता, इसीलिए तुम लोग ने मेडिकल लिया है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आया तो घर में बैठ के थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसको मैं समझाने बैठूंगा तो मैं खुद भूल जाऊंगा, ठीक है? इसलिए मैंने भी मेडिकल लिया था। तो 2 के ऊपर 4 लगाओगे तो वो 16 हो जाएगा। अगर ये हम कह रहे हैं, लेकिन 20 तो नहीं हो रहा ना, तो 20 कैसे होगा? तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट ज्ञानबाजी की है इस हवाले से। तो ज्यादातर साइंटिस्ट ने ये बोला है कि जो बेस पेयर्स जो होते हैं उनके कितने होते हैं? 3 बेस पेयर की कॉम्बिनेशन जो है ना, वो हमारे पास क्या बनाता है? जेनेटिक कोड बनाता है। 3 बेस पेयर्स जो है, न्यूक्लियोटाइड जो है, उसकी जो आपके पास पेयरिंग है वो क्या बनाता है? हमारा जेनेटिक कोड बनाता है। और फिर बाद में 1961 में फ्रांसिस क्रिक और उसके 3 कोवर्कर ने इस हाइपोथेसिस को क्या साबित किया था? करेक्ट साबित किया था। जो अभी हम कब से पढ़ रहे हैं ना, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड क्या है? ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। 3 न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है और वो क्या बना ले रहा है? हमारा एक जेनेटिक कोड बना ले रहा है, और वो कोई एक प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करेगा, ठीक है? अब हमारे पास डीएनए में टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? कितने किस्म के? 4, ठीक। 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड है डीएनए में, सही है? यहाँ पे आरएनए की एग्जांपल में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को यूरेसिल दिख रहा है ना, ये आरएनए की एग्जांपल दी हुई है। तो आरएनए में भी 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यू, सी, ए और जी। यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। तो ये जेनेटिक कोड्स की फॉर्म में। पहले वाले में देखो, इन दोनों का क्रॉस करवा के यूरेसिल, 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 और फिर वो जो 4 रह गए उन चारों को लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 4 जेनेटिक कोड है तो वो कुल मिला के हमारे पास कितने बेस पेयर्स बनाते हैं? 64। ये भी सिंपल मैथमेटिक्स है। 4 के ऊपर अगर हम 3 लगाएं, इसका मतलब हो गया 4 कितने बार हो गया? 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। तो हमारे पास जो टोटल कोडॉन्स होते हैं, जो मैं तुम लोग को बताऊंगा कोडॉन्स क्या होते हैं, वो कितने होते हैं? 64 कोडॉन्स मौजूद होते हैं हमारे पास। और ये कोडॉन्स क्या करेंगे बेटा? ट्रांसलेशन में अमाइनो एसिड्स बनाएंगे।
क्या बनाएंगे, और वो अमाइनो एसिड्स आगे चल के क्या बनाएंगे, प्रोटीन। टाइम अब हो गया, वरना इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।